फर्स्ट ऑफ ऑल काले जी को विशेष आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और जो टॉपिक है आज के डिस्कशन का, जो वर्कशॉप का, ये इंडस्ट्री के लिए नीड ऑफ द आवर क्यों है, ये मेरे एड्रेस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप आधे दिन में आज जो वर्कशॉप करेंगे, इसकी फाइंडिंग्स या इसके जो टेक अवेज होंगे, उसको कितना कैपिटलाइज किया जा सकता है, उसकी क्या ज़रूरत और क्या रिक्वायरमेंट है इस वक्त, ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई और बहुत सारी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में, उसमें मैं कोई रिपीट डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। तो जहाँ बात जाके अटकती है, रुक जाती है, इस बेटर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ। इंटेंट कितना है इंटरऑपरेटिबिलिटी का इंडस्ट्री में, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ जाकर बहुत सारे डिस्कशन स्टक हो जाते हैं। और इंटेंट से पहले अगर मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ, हम कहाँ से शुरू किया था एज ए कंट्री हमने, और कहाँ हम अभी तक पहुँचे पिछले 6-7 सालों में, तो 2017, 18, 19, 20 या आप 18 से ज़्यादा माने, 17 में उतना क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि फेम 1 की उस समय ज़्यादा बात हो रही थी। 18, 19, 20, 21 के बजट को उठाकर देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए क्या मिला, क्या दिया गया उसमें। आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि वो किसी चीज़ के ऊपर, किसी विज़न के ऊपर काम कर रहे थे और उसी सीक्वेंस में सारे बजट दिए गए। चूँकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, जो कन्वेंशनल आइस इंजन की ऑटो इंडस्ट्री थी, उससे ड्राइव होती है, तो ऑब्वियसली उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो उनकी लॉबी है या जो उनकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर पकड़ है, वो इमर्जिंग इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से ज़्यादा होगी। शुरू के बजट ज़्यादा OEM के ऊपर हैं, सब्सिडीज़ हो, व्हीकल के ऊपर हो, फैक्ट्रीज़ के ऊपर हो, प्रोडक्शन के ऊपर। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपनी अप्रोच चेंज की और कंज्यूमर के ऊपर फोकस करना शुरू किया। तो बाद के बजट अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर के देखेंगे, तो उस पे कंज्यूमर EV का जो है, उसको गाड़ी खरीदने पे जेब में कितने पैसे बचते हैं, इसके ऊपर आगे की बजट है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, 18-19 का बजट अगर देखते हैं, तो यू विल सी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तब तक ये काफ़ी एविडेंट हो गया था। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग कैसे होगी, चार्जेस कैसे लगेंगे, उसके ऊपर सब्सिडीज़ क्या हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं और उनको क्या क्या मिलना चाहिए, उसके ऊपर उनके बजट है। लास्ट ईयर, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर का अगर आप बजट देखेंगे, तो वापस यूज़र के पास जाता है और उसको ये आश्वासन मिलता है, नॉट ओनली इनटू बजट बट ऑल्सो इनटू द वेरी क्लियर इंटेंट ऑफ आवर लीडरशिप, कि पेट्रोल की गाड़ी की कीमत और इलेक्ट्रिक की कीमत बराबर हो जाएगी कुछ समय में, इस साल के अंत तक या अगले साल तक। इसके पीछे के इकोनॉमिक्स में बैटरी स्वैपिंग एंड इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑफ बैटरी इज हैविंग अ वेरी वेरी की रोल। जब आप 30% to 40% कॉस्ट एक बैटरी का, जो व्हीकल का टोटल कॉस्ट का है, वो पे नहीं करते हैं क्योंकि आपको बैटरी सब्सक्रिप्शन पे मिलती है, तो प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन बढ़ने के ऊपर, उसके होमोलोगेशन होने के ऊपर जो कॉस्ट, कीमत व्हीकल की कम होगी, उसके अलावा 30% पैसा जब आप नहीं देते हैं, तो कम क्या, मुझे लगता है आइस इंजन से कम हो जाएगी कीमत व्हीकल की। ये कितना बड़ा पोटेंशियल है जो लास्ट ईयर की बजट में, 2022 की बजट में बहुत क्लियरली डिफाइंड हुआ कि हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेके आएंगे। अक्सर लोग कहते हैं पॉलिसी लेके आने का मतलब 6 महीने तो कहीं नहीं गए, 6 महीने तक तो उसका ड्राफ्ट ही बनेगा। 3 महीने के अंदर कितनी वास्ट लेवल कंसल्टेशन हुई, कितने ग्रुप्स बनाए गए, ऑपरेटिबिलिटी ऑफ द मटेरियल को लेकर के, डेटा कनेक्टिविटी को लेकर के, विद इन नीति आयोग, विद इन ऑल स्टेक होल्डर लाइक DST, BIS, MHI, DHI, सबको मिलाकर के बहुत सारे ग्रुप बनाए गए और 3 महीने के अंदर स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट नीति आयोग ने पब्लिश कर दिया फॉर पब्लिक कमेंट इन लास्ट ईयर।
उस ड्राफ्ट के आने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमारी इंटेंट है तो कंटेंट आगे बनाया जा सकता है और एक्सटेंट डिफाइन किया जा सकता है। एक्सटेंट लीडरशिप आपको पहले बता देती है कि आपकी कीमत कम हो जाएगी। हर आदमी जो आज की डेट में प्राइस वॉर की एक्सरसाइज में फंसा हुआ है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्कूटर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर खरीद सकता है, क्योंकि वो कम, आधे से भी कीमत कम हो जाएगी उसके करंट में जो है। सो इंटेंट और कंटेंट के बीच में ये मामला कहीं फंसा हुआ दिखता है। आज 25-26 ब्रिलियंट माइंड्स जो यहाँ पे हैं, वो 10 लोग मिलकर के इसको, इस इंटेंट और कंटेंट के गैप को पूरा कर सकते हैं। आप तो ज़्यादा है और काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने इसमें। आज का लक्ष्य, आज का टारगेट जो काले जी ने हमें दिया है वो इस चीज़ को ट्रांसलेट करने के ऊपर, क्योंकि डिफ़िकल्टी कहाँ है वो भी बता देता हूँ। वर्कशॉप में ऐसे भी चीज़ें खुल के बात होनी चाहिए, और आप अगर शाय अवे होंगे फैक्ट से तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग रह जाएगी। डिफ़िकल्टी यहाँ है कि मैं बैटरी कहाँ से ख़रीदता हूँ, सेल्स, और मेरा कंपोजिशन क्या है बॉक्स के अंदर का, ये मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। और जब तक आप इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक आपके जैसी बैटरी कोई और बना नहीं पाएगा, और जब तक ये दो एक जैसी बैटरी बनेंगे नहीं, इंटरऑपरेबिलिटी होगी नहीं, स्वैपिंग पॉसिबल होगी नहीं। तो अगर मैं थोड़ा, वैसे ये एग्जाम्पल बहुत सटीक नहीं है, लेकिन अगर आप रिमोट कंट्रोल का एग्जाम्पल लें, एक मेरे टेबल पे यहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, तो सारे सेफ्टी के नॉर्म्स उस बैटरी पे लगे हुए हैं कि ये आग नहीं पकड़ेगी, ये ब्लास्ट नहीं करेगी, ये सारे नॉर्म्स बैटरी के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन डिवाइस बनाने वाले को पता है कि मुझे बैटरी के लिए जगह कितनी देनी है, पावर कनेक्टिविटी कैसी देनी है, और क्या कुछ उसके साथ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या नहीं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है उसमें साइज, स्ट्रक्चर, कनेक्टर, डेटा प्रोटोकॉल और इंटर ऑपरेटिबिलिटी में मटेरियल, ये डिवाइस बनाने वाले को पता हो कि इतना शेप देना है, इतनी साइज देनी है, ऐसा कनेक्टर होगा और ये डेटा प्रोटोकॉल वो मेंटेन करेगा, देन ईच एंड एवरी व्हीकल would be open and up for an exchange। कॉस्ट के हिसाब से मैंने आपको फ़ायदा बता दिया, स्केल के हिसाब से मैं फ़ायदा आपको इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि कितना हो सकता है। पूरी इंडस्ट्री किस स्पीड से अपने ट्रांजिशन को तेज़ कर सकती है, इसके ऊपर एक स्टडी, एक वर्कशॉप होनी चाहिए, और वो वर्कशॉप उन लोगों को दिखाया जाना चाहिए जिसको अभी भी थोड़ी हिचक हो रही है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम पिछले 2 साल पहले हो रही थी, जब हम लोगों ने गाड़ी वालों से पूछा, जो OEMs हैं हमारे और बड़े OEM हैं, कि अगर मैं कुछ टेलीमेटिक्स डिवाइसेस और कुछ चीज़ें आपकी गाड़ी में लगाता हूँ तो BMS से आप हमें डेटा दे पाओगे, ताकि हम जो स्टेशंस बना रहे हैं नेशनल हाईवे के ऊपर में, वो व्हीकल जब उसको क्रॉस करे तो बैटरी का एक छोटा सा पैक, हमें बैटरी पैक से छोटा सा इन्फॉर्मेशन पैक मिले। शुरू में बहुत नाना हुआ, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, बाद में अग्री हुए। जब प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दिल्ली की टीम है ड्रिव, उन्होंने एक व्हीकल के ऊपर वो इक्विपमेंट्स माउंट किए और वो माउंटिंग को ट्रायल करके देखा गया, तो लोगों को समझ आया कि अगर हम नहीं करते आज के डेट में, तो हाईवे एडिशन की जो नई व्हीकल होंगी जिस पे ये सारी फैसिलिटीज़ लागू होंगी, कल को हमारा कंज्यूमर वो एडिशन हमसे मांग रहा होगा कि आप हमें वो एडिशन दो जिसमें ये सारे ट्रैकर, कैमरा और रियल टाइम ट्रैकिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो इन डेवलपमेंट के पीछे जो थोड़ी सी रिलक्टेंसी होती है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और उसको एड्रेस हम किसी को बात करके समझा के नहीं कर सकते। इस तरह के जो वर्कशॉप है जो आज हो रहा है, वो अपने टारगेट में इसको इंक्लूड करके रखें कि उस सेगमेंट को जिसको क्लैरिटी नहीं है कि ये अगर मैं ओपन करता हूँ आज के समय, बड़ी बात नहीं, आप बहुत लंबे समय तक छिपा भी नहीं पाते। आप कहाँ से सेल खरीद रहे हैं, क्या आपकी इंटरऑपरेबिलिटी है, BMS आपने कहाँ से खरीदा है, ये सारी चीज़ें सूनर और लेटर इट कम्स आउट। बट अगर उसको एक चैनलाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाए तो बहुत आसानी से आप इस इंटरऑपरेबिलिटी पे पहुंच सकते हैं, जहां आप बैटरी बना रहे हैं और व्हीकल बनाने वाले को बैटरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, और बैटरी बनाने वाले को व्हीकल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सो कुछ 12 रिकमेंडेशन मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ये रिकमेंडेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, रेगुलेटरी भी हैं और टेक्निकल भी हैं। ये चार्ज पॉइंट ऑपरेटर सोसाइटी ने काफ़ी डिस्टिलिंग करके इन रिकमेंडेशंस को निकाला। आई बिलीव आज के वर्कशॉप में आपको ये रिकमेंडेशंस काफ़ी काम आएंगे। जितना वक्त मैं दे सकता हूँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपने
इनॉग्रल सेशन के बाद भी थोड़ी दूर आपके साथ रह सकूं। ये रिकमेंडेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और रेगुलेटरी इसलिए हैं क्योंकि अगर आप बैटरी की इंटरऑपरेबिलिटी को कल ओपन मार्केट में लेके जाते हैं, सो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो एक कंपनी की या एक यूज़र की होगी वो ये होगी कि रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन जो बैटरीज की है और उनकी जो यूनिसिटी है आईडी वो क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, बैटरी बहुत ज़्यादा स्वैप हो रही है यहाँ से वहाँ, और कहीं किसी डिबेट में इफ़ देयर इज़ ए conflict between two people who are claiming that this battery is my battery and the other person is again claiming this battery is my battery, because both of them they look absolutely alike each other, then how are we going to settle that debate? Are we all the time going to put an FIR or police or judge is going to decide? No, there has to be a real time identification and that should be digitally available to check in any situation, in any location. This was first. Second, user deserve to know. Right now there are a lot of batteries, lot of type of battery. यूज़र को पता नहीं है इस बैटरी में रिस्क क्या है। बहुत सारे जैसे आप खाने पीने की वस्तुएं हैं उसके पीछे एक लेवल लगा हुआ होता है कि इसमें फैट इतना है, कार्बन इतना है, शुगर इतना है। क्या बैटरी पे इतना ट्रांसपेरेंट लेवलिंग नहीं किया जा सकता है कि ये रिस्क कवर्ड नहीं है? इस बैटरी लगी हुई गाड़ी में आप घूम रहे हैं, कल को आग लगती है तो नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज इट इज़ नॉट कवर्ड. सो those people who are doing all compliances, they will get a better edge कि हम रिस्क कवर्ड हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी क्लियर है, कंपोनेंट थर्ड पार्टी डैमेज भी इसमें कवर्ड है. तीसरी रिकमेंडेशन है कि अगर यूज़र की डिस्क्रिप्शन नहीं है, यूज़र अगर अलाउ नहीं करता है तो बैटरी ऑपरेटर या उससे रिलेटेड जो लोग हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी व्हीकल में, मान लीजिए आप स्कूटी यूज़ करते हैं और उसमें बैटरी आपने इंटरऑपरेटिबिलिटी की ली हुई है, स्वैपिंग की बैटरी ली हुई है, मतलब सब्सक्रिप्शन पे है. सो क्या आपकी इन्फॉर्मेशन के बिना आपकी स्कूटी की रियल टाइम लोकेशन दी जानी चाहिए? इज़न नॉट अ थ्रेट टू योर प्राइवेसी? Somebody who wish to know where you are in the morning walk can just pull up that data. So this discretion is very, very important, and it is also part of the data discussion which is parallelly going in the parliament. Ascertaining battery OEM, it's a critical one, but it is very important. कल को कोई कंपनी आती है और 2000 बैटरीज मार्केट में थ्रो करके 2 साल के अंदर अपना बिजनेस बंद करके चली जाती है. Who is the owner of that battery which people are using? Tomorrow something wrong goes, who are you going to hold responsible for that? So somebody who is into battery business, they should be having a good financial and they should be having a long-term plan to remain in the market. So these 4 were administrative. Now technical. बैटरी की फेलियर, थर्मल बिहेवियर और वोलेटाइल बिहेवियर को किसी एक पैटर्न पे हमें डिफाइन करना होगा और उसको आइडेंटिफाई करना होगा. अभी का प्रोसेस, पीछे बैटरी के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और इंटर ऑपरेटिबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई कि आग लग गई व्हीकल में और उसकी 6 महीने 7-8 महीने तक जांच हुई. जांच करने के लिए हाईएस्ट एजेंसीज को अपॉइंट किया गया. सेंटर फॉर फायर एंड एक्सप्लोजिव ने जांच करी, DRDO की लैब है, आम है, वो यूजुअली बॉम्ब ब्लास्ट की जांच करती है. 6 महीने के बाद जब तक रिजल्ट आई कि किसका फॉल्ट था, तब तक एक बहुत डैमेजिंग एंड डिस्ट्रक्टिव डिबेट इंडस्ट्री में चलती रही. वायर का फॉल्ट था, कनेक्टर का फॉल्ट था, बैटरी वाले का फॉल्ट था, इसका फॉल्ट था, उसका. इफ अ स्मॉल ब्लैक बॉक्स विच इज एन बेसिकली अ डेटा स्टोरेज डिवाइस is kept inside the battery, it can record the last minute data till it catches fire. This will solve that 6-month negative debate in the market, in the industry. That is what recommended. As of now, this is the one which is not accepted, but rest, many of them, they are accepted. As of now, few like Ather Energy and Ola, they have this device, but they are not physically keeping the black box inside the battery. They are keeping it on the cloud. When it is on cloud and it's a critically sensitive data, after some accident, you will ask them, they may give, they may not give. So we want neutral data which can be brought
or which can be pulled out from the device itself. Battery connectivity to continue data transfer. This is going to be tomorrow's norm. If you are into battery business and you are not adhered to it, if you are not putting an eSIM inside the battery, you are not going to survive long in this business. That eSIM is going to give all mandatory connectivity of that battery, continued connectivity or maybe stored connectivity. Later, when there is no network, it can store, and when the network comes in, they can upload it on the cloud. So how these batteries are behaving every day after going out from the factory in the EV, this we still deserve to know for monitoring them. Monitoring battery performance and timely recall. We do not want people to die. We do not want children, women, elderly people to get hurt due to vehicle default or vehicle or battery or some fire. And it is only possible if there is a remote cell working on the data received and it is analyzed on AI ML servers. As long as good, as long as it's normal, but if some type of volatile behavior is recorded, when I say data recording means it's a simple data. Every day battery has to charge, every day it has to discharge. And every day it has to change a certain thermal behavior. So this behavior comes in on this data monitoring cell and it is analyzed by AI ML. It is not analyzed by a man. It's a manless analytics. If this is going out of box, hitting yesterday, day before yesterday, few days back, it has been showing an abnormal change in the thermal behavior or run out, then somebody need to recall that battery before it catches fire. So that's a very good recommendation and very well accepted. Now, routing this testing of battery, which is HALT. Whenever you are doing an assessment, battery is also an asset for bank. Every year you have to analyze the value of your asset. So how are you going to analyze if it is sold to somebody? If you are buying a battery from me or I am selling you a battery because you are no more interested to hold that battery in your ownership, then this highly accelerated lifetime testing need to be conducted, and such reports, it is like POC of the vehicle, which you have to run a vehicle in the ICE engine segment. In battery, if you want that battery to be in the service, you will have to periodically conduct this test. I guess annually minimum. If more than that can be designed, it's better, but annually it should be there. Smooth and real-time variable certification of battery cells and uses. Single window clearance and accessible battery validation process. Battery is going to be a huge asset in the market, and all the time you cannot go to RTO. By the time you use a vehicle which is with battery, it has changed ownership 3 times. The OEM, the EV company, and then the vehicle registered to you. So you are the third owner of that battery. Tomorrow you are going to sell it to somebody. So how are we going to do the correction of the ownership of the battery? Each time are we going to go to RTO, and then you know the process, how smooth it is to change the ownership of the vehicle. So basically it should be digital, and in real time anybody can verify that this is my ownership. I am the owner of this battery. This is regulatory. Provision of net metering in battery or net zero. Batteries are also to be used for the reverse grid. And this is growing very well. It's a growing market and we should be prepared for this. So battery, BCS and should allow metering from DISCOMs. Financing and insurance associated risk of user. Battery qualifying above recommendation should only be insured and financed by bank and NPC. If you do not design that this is the minimum qualification you have to have technically and regulatorily, then there is no point of saying each battery, just because battery OEM managed to lure some insurance company, it should not be allowed to insure. If for insurance, there should be minimum requirement of some checkboxes. So that's all for the day. Anything comes up in your stakeholders meeting, I'm more than happy, more than welcome to join, and my office will look forward to your takeaway from this workshop.
we will, if in today's target, we'll be able to give away a very normal but sincere exercise that where are we stuck, which I have already explained to you. It would be able to give a precision, quality and predictability of business into battery. And I believe if you look at the intent of government, this year we have not spoken much about battery in the budget. This year the EV sector is more about going back to roots of taxing and subsidizing, making the production more strong, bigger, so that India can become a producer or a hub for EV. This transition required such type of solutions which we are going to discuss today. I assume that this workshop which you are going to hold today will at least be able to give insight to the other stakeholder that where are we stuck and what is stored in the future, in the business of the potential if you resolve those issues. I'm glad that now we also are hearing a lot of good news about lithium found in India into Jammu and Kashmir. Very soon, if time permits and the transition permits, we will also be able to become a battery export hub. So how are we going to hold this? How are we going to take this transition ahead is very, very important for all of us. And I wish you all the best, a very successful workshop, and look forward to your takeaways, to work upon it. And I promise my involvement not only today, but all required forums and positions where you wish to go and place your key takeaways from the workshop. Thank you. Have a great day. Thank you for being a patient listener.